हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग परिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुका था कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या के जो अंग्रेजी शब्द है रेशनल, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका मानक और सरलता रूप क्या होता है, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बिल्कुल विस्तृत तरीके से इनकी जानकारी हासिल कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं आज के इस वीडियो क्लासेज में कि परिमेय संख्या के प्रकार और परिमेय संख्या से संबंधित कुल जितने भी गुणधर्म है उनको दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपके परिमेय संख्या से संबंधित कुल जितने भी दोस्तों नॉलेज होंगे वो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि आज का जो वीडियो है वो किस तथ्य पर आधारित है। ठीक है, तो आइए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर परिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को बोर्ड पर लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुणधर्म है वो केवल इतना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लिखता तो आप लोग को बिल्कुल भी दोस्तों दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं सोचा दोस्तों कि सबसे पहले आप लोग इन गुणधर्मों को सबसे पहले समझा दूँ, बता दूँ और उसके बाद इसके हटाकर फिर से दोस्तों इसके जो भी गुणधर्म इनके होंगे आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँ। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पारा पारी एक एक गुणधर्म को समझने का प्रयास करते हैं जो कि परिमेय संख्या से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो गुणधर्म है उसमें बोला गया है कि किसी भी परिमेय संख्या में ऊपर की संख्या को अंश तथा नीचे की संख्या को हर कहते हैं। ये दोस्तों ये जो आपका ये कथन है, जो आपका स्टेटमेंट है, बहुत ही दोस्तों आसान है। हालांकि इस चीज़ को आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन हमें बताना इस तो जरूरी था कि जो बच्चे होंगे या जो मतलब कि इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो उनके माइंड पर नहीं होगा, माइंड पर केंद्रित नहीं होगा। तो मैं सोचा दोस्तों कि उन लोग को मैं ये बताता चलूँ ताकि वो अच्छे से समझ सके कि अंश और हर हम कहते किसे। क्योंकि हमारे इस बिहार राज्य में से बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जो अभी भी गणित के क्षेत्र में, गणित के विषय में बहुत ही कमजोर है। उनकी नॉलेज बहुत ही गणित के विषय में क्या है, कम है। और इसका जो जिम्मेवार है दोस्तों कोई और नहीं बल्कि स्वयं दोस्तों टीचर हैं, जो कि उनको अच्छी तरीके से जानकारी और उनको बढ़िया से उनको पढ़ा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज अधूरी रह जाती है। इसलिए दोस्तों मैं सोचा हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोई भी नॉलेज जो है दोस्तों अधूरी ना दूं, सारे के सारे जो नॉलेज है दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से दे सकूं, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़कर कामयाब हो सके। और जो भी टॉपिक पर आप लोग दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं उन सारे टॉपिकों का बिल्कुल अच्छी तरीके से मोड़ चमोड़ कर क्या कर सके, उनका रिवीजन कर अपने आप को क्या कर सके दोस्तों उस टॉपिक के लिए परिपूर्ण बना सके। ठीक, तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल और आसान तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है दोस्तों -5/8, सब सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी संख्या को अगर आप p/q के रूप में निरूपित कर दीजिएगा दोस्तों, तो जो आपका संख्या होती है वो परिमेय संख्या था, रेशनल नंबर के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं -5/8 ये किस रूप में दोस्तों, p/q के रूप में है। यानी कि p/q के रूप में जब ये निरूपित हो चुकी है तो ये क्या है, अपने परिमेय संख्या के स्वरूप को व्यक्त कर रही है। तो इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि परिमेय संख्या में ऊपर की संख्या को अंश तथा नीचे की संख्या को हर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि -5/8 में जो -5 है वो ऊपर वाली संख्या है, लिख दी है। और यहाँ पर जो आप 8 देख रहे हैं वो क्या है, नीचे वाली संख्या है। यानी इसका जो मतलब है, इसका जो संबंध है, बोलिए कि ये क्या है, ये क्या है। तो दोस्तों इसको हम लोग भाग बोलते हैं। भाग कहने का मतलब कि आप 8 को क्या कर रहे हैं, -5 में भाग दे रहे हैं, ये बोल रहा है ये वाला। यानी भाग का इंडिकेट क्या होता है, ये होता है ना, तो ये भाग है। तो -5/8, तो -5 जो है आपका वो क्या है दोस्तों, ऊपर वाली संख्या है, और जो 8 है आपका वो नीचे वाली संख्या है। और इसमें कहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का ऊपर वाला जो भाग होगा, ऊपर वाला जो संख्या होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, और जो नीचे वाली संख्या होगी वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो हर कहलाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला जो इसका कथन था, जो पहला गुणधर्म था, उसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो अगला गुणधर्म 2 नंबर में बताया जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं बता दूं कि आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप उतनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों जितनी परिमेय संख्या आप अपने माइंड में सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। यानी कि अगर किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अगर आप 10 परिमेय संख्याएं सोच रहे हैं, 50 परिमेय संख्या सोच रहे हैं, 100 परिमेय संख्या सोच रहे हैं, 1000 परिमेय संख्या सोच रहे हैं, 1 लाख परिमेय संख्या सोच रहे हैं, 1 करोड़ परिमेय संख्या सोच रहे हैं, अनंत परिमेय संख्या सोच रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जो कि आपके सोच से काफी परे हैं, सोच से काफी दोस्तों क्या है, अपरिभाषित है, अपरिमित है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कथन को इस रूप में लिखने का प्रयास करते हैं कि एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहां पर मिस्टेक से दोस्तों परिमेय के जगह पर अपरिमेय लिख दिया हूं।
जबकि यहाँ पर दो अपरिमेय ना होकर दो परिमेय होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी अपरिमेय संख्या के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करें किसका दोस्तों, केवल और केवल परिमेय संख्या। तो मिस्टेक हमसे गलती होगी, उसके लिए दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आप लोग बस इसको समझिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। यानी कि अगर आप दो परिमेय संख्याओं के बीच 10, 20, 1000, 100,000, 10 लाख, करोड़ जितनी निकालना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसमें दोस्तों आपके क्वेश्चंस आएंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है और आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा कि दोस्तों हम दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं या उनका मान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी दोस्तों उसका वीडियो भी जल्द से आप लोग को मिल जाएगा। बस दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमसे कोई भी त्रुटि होती है पढ़ाने में तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, इसका दोस्तों जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे गुणधर्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज को दोस्तों बिल्कुल भी भूलने का प्रयास मत कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्याएं होती हैं, तो चार ऑप्शन दे देगा, अपरिमित, अद्वितीय, अनेक या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अनंत को मार सकते हैं, यानी सॉरी अपरिमित को मार सकते हैं, ठीक है ना। जो मतलब अपरिमित का मतलब होता है उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितनी हो सकती है। तीसरा गुणधर्म दोस्तों कहा है कि यदि परिमेय संख्या का अंश यानी ऊपर वाला भाग, ठीक है दोस्तों, एवं हर यानी नीचे वाला भाग, ये दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक कहने का मतलब कि जिस पूर्णांक का संबंध प्लस चिन्ह के साथ होता है, धन चिन्ह के साथ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5/4 में ये जो 5 है आपका वो किस पूर्णांक में है दोस्तों, यहाँ पर जो 5 है आपका वो अपने प्लस रूप में है। देखिए माइनस चिन्ह को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन प्लस चिन्ह को लिखे या ना लिखे तो भी चलेगा। अगर नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपकी संख्याएं किस रूप में है, धनात्मक रूप में उपस्थित है। तो इससे कोई लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो 5 का चिन्ह होगा वो प्लस होगा, और इस जो 4 आप देख रहे हैं इसका भी चिन्ह गायब है। चिन्ह गायब कहने का मतलब कि 4 का भी चिन्ह क्या है, प्लस है। और ये दोनों के दोनों जो संख्याएं हैं जो आपके परिमेय रूप में आई हैं, ये दोनों के दोनों किस रूप में है, अपने धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। धनात्मक पूर्णांक के परिवार में अगर हम दोस्तों चलें तो उसमें आपको 5 और 4 आराम से क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो यही चीज इसमें बताया गया है कि यदि परिमेय संख्या का अंश एवं हर, यानी 5 आपका हो गया अंश और 4 आपका हो गया हर, ये दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हो, अथवा या फिर ये दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हो। कौन, 5 और 4। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है। देखिए यहाँ पर 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पर 9 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो ये दोनों संख्या किस रूप में दोस्तों, अपने ऋणात्मक रूप में है। तो क्या बोला कि अथवा ये दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जो आपके P/Q का जो रूप निकलेगा दोस्तों वो कैसा निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा प्लस P अब बाई में हो जाएगा दोस्तों प्लस Q, यानी अपने धनात्मक रूप में आएगा। यानी जब दोनों प्लस रहेंगे तो भी, या फिर दोनों माइनस रहेंगे तो भी इनका जो स्वरूप आएगा दोस्तों वो प्लस P और प्लस Q के रूप में आएगा। और इस प्रकार से आपके परिमेय संख्या के प्रकार में पहली परिमेय संख्या निकल कर आती है धनात्मक परिमेय संख्या। तो बस सिंपल सी बात है कि जो परिमेय संख्या अपने धनात्मक स्वरूप को व्यक्त करती है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो हर वो परिमेय संख्या जिसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर जब हम माइनस माइनस को दोस्तों कटा देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा तो अपने किस रूप में हो जाएंगे, ये दोनों अपने प्लस रूप में हो जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं -4/-9 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस जब कट जाएगा तो बचेगा दोस्तों क्या, केवल बच जाएगा 4/9। तो जब 4/9 बचेगा तो 4/9 क्या कहलाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 4 का जो चिन्ह है वो माइनस था और 9 का चिन्ह भी क्या था, माइनस था। अब माइनस माइनस मिलकर अपने आप के स्वरूप को प्लस में चेंज कर दिया। बात को समझे। तो ये था दोस्तों आपका तीसरा गुणधर्म है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगला गुणधर्म यानी चौथे नंबर की। तो चौथा नंबर में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बस दोस्तों इसी का ऑपोजिट है, इसी का जस्ट उल्टा है। और इस प्रकार से दोस्तों आपके परिमेय संख्या दो प्रकार के मिल जाते हैं। पहला कौन कौन कौन, धनात्मक परिमेय संख्या, और दूसरा कौन, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और इस प्रकार से परिमेय संख्या का जो स्वरूप है दोस्तों वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, एगो धनात्मक परिमेय संख्या और एगो ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो आइए हम उसको जानने का प्रयास करते हैं इसी गुणधर्म के माध्यम से।
दोस्तों मैंने परिमेय संख्या के प्रकार को इस गुणधर्म में ही प्रवेश करा दिया ताकि आप लोग को ज़्यादा मतलब समझने की जरूरत ना पड़े। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग को कम से कम समय में कॉम्प्रेस शब्दों के साथ, संक्षिप्त शब्दों के साथ आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या कर सकूँ, समझा सकूँ, आपको ज्ञान दे सकूँ। ठीक, देखेंगे चौथा नंबर में। चौथा नंबर बोला है कि यदि परिमेय संख्या का अंश एवं हर इन दोनों में से, देखिए दोस्तों यहाँ पर में छूट गया है, आप लोग जो कॉपी पर नोट कीजिएगा ना तो में डाल दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये आपका वाक्य बिगड़ जा रहा है। इन दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब कि देखिए आपने दो पूर्णांक संख्या लिया आपने p बटा q में, तो p जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और q जो आपका वो कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों कि आपके जो ये दोनों पूर्णांक संख्या है ना, इन दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक होना चाहिए। या तो p ऋणात्मक हो जाए, या तो q ऋणात्मक हो जाए, या तो q ऋणात्मक हो जाए, या तो p ऋणात्मक हो जाए। बस दोनों में से कोनो एक ऋणात्मक होना ही चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वह परिमेय संख्या दोस्तों किस रूप में जानी जाएगी, अपने ऋणात्मक परिमेय संख्या के रूप में जानी जाएगी, जो कथन के माध्यम से बताया जा रहा है कि अंश एवं हर इन दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह परिमेय संख्या क्या कहलाती है, वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसको दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया -12/5, तो -12/5 में दोस्तों -12 ऋणात्मक पूर्णांक है और जो 5 है आपको कैसा है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पूर्णांक संख्याओं में से अंश वाला पूर्णांक कैसा है, ऋणात्मक, और हर वाला पूर्णांक कैसा है, धनात्मक। और ये अपने किस स्वरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं दोस्तों, तो अपने ऋणात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। यानी -12/5 जो ये मिलकर आपका परिमेय संख्या बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऋणात्मक परिमेय संख्या बन रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7/-4 में अंश तो आपका क्या है, ऋणात्मक नहीं है, लेकिन जो इसका हर है दोस्तों वो कैसा है, ऋणात्मक है। और इन दोनों में से क्या है, आपका हर ऋणात्मक हो चुका है, इसलिए हम लोग 7/-4 को क्या बोल सकते हैं, हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और इस प्रकार से आपके परिमेय संख्या के दो प्रकार कौन कौन हुए, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आप लोगों को अभी तक जितना गुणधर्म समझाने का प्रयास किया है आप उन गुणधर्मों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के होंगे। तो आइए दोस्तों इसके आगे के जो गुणधर्म है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तब तक आप लोग क्या कीजिए कि इस चीज को अपने नोटबुक में उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे के गुणधर्म को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसके गुणधर्म से पहले मैंने आप लोगों को कुल जितने भी गुणधर्म दोस्तों बताया था वो सारे के सारे दोस्तों गुणधर्म आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसलिए अगर स्टूडेंट कोई भी दोस्तों विद्यार्थी अगर परिमेय संख्या के बारे में अगर जानना चाहता है तो परिमेय संख्याओं को जानने से पहले या परिमेय संख्याओं को अच्छी तरीके से समझने से पहले उन गुणधर्मों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये सारे दोस्तों सारे गुणधर्म आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बाकी के जो भी आपके शेष गुणधर्म आपके बोर्ड पर दिखाए जा रहे हैं ये सारे के सारे गुणधर्म दोस्तों वो काफी आपके सरल है, अर्थात आसान है। बहुत सारे गुणधर्म दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए इसलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ताकि आप क्या कर सकते हैं, इन बोर्ड पर बताए गए गुणधर्मों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और कभी अगर वायदे में भूल भी जाते हैं तो आप उसे रिमेंबर कर याद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने 5वें नंबर गुणधर्म को। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बोला गया है दोस्तों, इन संख्याओं को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर स्थान निर्धारित किया जा सकता है। मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोगों ने मेरा संख्या रेखा संबंधी जो वीडियो था वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ दोस्तों उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि संख्या रेखा के बारे में मैंने उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है कि संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा की विशेषताएं क्या होती है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, और उस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको संख्या रेखा को बिल्कुल अच्छी और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। एक बार दोस्तों संख्या रेखा संबंधी जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं बता दूं कि संख्या रेखा पर दोस्तों हम केवल उन्हीं संख्याओं को दर्शा सकते हैं जो संख्याएं वास्तविक होंगी, और आप सभी जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अर्थात इसीलिए दोस्तों हम संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा या वास्तविक रेखा के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, क्योंकि जो संख्या रेखा है आपका वो केवल वास्तविक संख्याओं के निरूपण के लिए ही मान्य है। अगर हम उस पर काल्पनिक संख्याओं का निरूपण करेंगे तो किसी भी काल्पनिक संख्या के निरूपण के लिए संख्या रेखा का कोई भी बिंदु दोस्तों पर्याप्त नहीं है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम उन संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो जब दोस्तों आपके वास्तविक संख्याओं का निर्धारण संख्या रेखा पर किया जा सकता है तो दोस्तों आपके परिमेय संख्या का भी निर्धारण संख्या रेखा पर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के परिवार का ही एक सदस्य होने के नाते जो परिमेय संख्या है उसका निर्धारण दोस्तों क्या हो सकता है, संख्या रेखा पर हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर स्थान निर्धारित कर सकते हैं। अद्वितीय कहने का मतलब
मतलब कि अगर आपने किसी एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया, जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं आपने संख्या रेखा 5 को ले लिया, तो इसके अगर आगे जाइएगा दोस्तों तो आपको 5 कभी नहीं मिलेगा। इसके आगे आपको 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, लेकिन 5 कभी मिल नहीं सकता है। 5 अगर पीछे जाइएगा दोस्तों तो 5 के पीछे क्या मिल सकता है? 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा, लेकिन कभी भी आपको 5 नहीं मिलेगा। 5 मिलबो करेगा तो माइनस में मिलेगा, माइनस में, यानी 5 से 5 कदम पीछे, ठीक है, लेकिन 5 कभी नहीं मिल सकता है। उसी को कहा जाता है अद्वितीय, यानी इसके जैसा दूसरा कोई ना हो। ठीक, तो ये था दोस्तों आपका पहला गुणधर्म है, यानी कि 5वां नंबर वाला। तो छठा नंबर वाला जो गुणधर्म है उसको दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। छठा गुणधर्म बोला गया आपसे, जिन संख्याओं का एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त ना हो उसे परिमेय संख्या नहीं कहा जाता है। पूर्ण कहने का मतलब दोस्तों पूरा पूरा। देखिए जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, 4 का वर्गमूल निकालते हैं। तो जब दोस्तों हम यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? 4 का वर्गमूल पूर्ण रूप से मिलेगा, यानी किस रूप में? 2 रूप में। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 5 पूर्ण रूप में। उसी प्रकार से अगर हम 36 का निकालेंगे तो 6 मिलेगा, किस रूप में? पूर्ण रूप में। लेकिन यदि दोस्तों हम अगर 2 का वर्गमूल निकालें तो 2 का वर्गमूल कभी भी पूर्ण प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर हम 3 का वर्गमूल निकालें तो 3 का वर्गमूल कभी प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। अगर हम दोस्तों 5 का निकालें तो 5 का जो वर्गमूल है वो कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपके जो √2, √3, √5 जो होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके बिल्कुल भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं जाने जाएंगे। परिमेय संख्या वही कहला सकती है जिन संख्याओं का एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका 4, 25, 36 ये सारे के सारे जो संख्या है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर इनका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हुआ 2, 5, 6। इसलिए हम दोस्तों इस प्रकार से परिमेय संख्या की जांच कर सकते हैं कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो सके वही संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, अन्यथा वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कथन के बारे में। तो दोस्तों अगला कथन बोला गया है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के परिवार का एक सदस्य होती है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वास्तविक जो संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं का एक समुच्चय होती है। जब दोस्तों वास्तविक संख्या का जो निर्माण है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से हुआ है तो कहीं ना कहीं जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या परिवार का एक सदस्य होगी ही होगी। अर्थात वास्तविक संख्या के परिवार में परिमेय संख्या में भी क्या होंगी? सम्मिलित होंगी। इसलिए दोस्तों आपका जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या के परिवार में क्या होगा? एक सदस्य होगा। अगला जो है उसमें समझने का प्रयास करेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर बोला है आपसे, परिमेय संख्याओं के हर का मान कभी भी शून्य नहीं रहता है। तो दोस्तों परिमेय संख्या की डिफिनेशन में ही आप लोगों ने सीखा होगा कि हर वो संख्या जिसके हर का मान कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होता है तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जिन परिमेय संख्याओं के हर का मान अगर शून्य हो जाए तो उसे दोस्तों हम बिल्कुल भी परिमेय संख्या के नाम से नहीं जाएंगे। अर्थात परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनके हर का मान कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और इस चीज को दोस्तों मैंने यहाँ पर इसलिए लिखवा दिया है ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रख सकें। अगला है 9 नंबर में। तो 9 नंबर आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि परिमेय संख्या योग व्यवकलन, व्यवकलन करने का मतलब घटाव। याद रखिएगा इसका मतलब होता है दोस्तों घटाव। क्या होता है? घटाव होता है। ठीक है, व्यवकलन मतलब बिल्कुल भी घबराइए मत, इसका मतलब घटाव होता है। गुणा मतलब गुणा, भाग, भाग मतलब शून्य को छोड़कर। यानी यदि आप किसी भी परिमेय संख्या को शून्य से भाग दीजिएगा तो दोस्तों आप जन्म करते हैं कि जब हम किसी भी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो वो संख्या क्या होगी? अपरिभाषित। मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पर 5 लिया, अब 5 आपका क्या चाहिए? अपरिमेय संख्या थोड़ी ना है, कैसा है? परिमेय संख्या है। तो जब दोस्तों हम 5 को 0 से भाग देंगे तो ये संख्या कैसा आएगा? ये संख्या दोस्तों इन्फिनिटिव आएगा, यानी अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ पर अगर हम शून्य को हटाकर अगर हम किसी भी पूर्णांक संख्या से अगर हम परिमेय संख्या का भाग करते हैं तो क्या करता है दोस्तों कि ये जो परिमेय संख्या है वो अपने योग, व्यवकलन, गुणन एवं भाग के अंतर्गत संवरित होती है। संवरित यानी कि संवरक होती है। दोस्तों मैंने संवरक गुणधर्म अर्थात समृद्ध गुणधर्म से संबंधित भी वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, और उसमें दोस्तों मैंने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन संख्याओं से रिलेटेड कुल जितने भी गुणधर्म हैं उन सभी गुणधर्मों को दोस्तों मैंने बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आप दोस्तों समृद्ध गुणधर्म के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं परिमेय संख्याओं से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं? उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। अगर उन सारे गुणधर्मों को दोस्तों मैं इस वीडियो में बताता चलूं तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों उस वीडियो को आप लोग मेरे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट 10 नंबर की। 10 नंबर आपसे कहा जा रहा है परिमेय संख्या योग और गुणन के क्रम विनीय
सहचर एवं बंटन नियम को संतुष्ट करती है। संतुष्ट कहने का मतलब कि इस पर क्या है, वो लागू है, वो आधारित है, वो क्या है, उस पर दोस्तों मान्य है। किस पर, देखिएगा, पहला है आपका योग, दूसरा है आपका गुणन। तो योग और गुणन किस किस नियम के लिए, क्रमविनीय, सहचर एवं बंटन नियम के लिए। यानी कि क्रमविनीय, सहचर एवं बंटन नियम को छोड़कर अगर आप कोई और नियम परिमेय संख्या में लागू करते हैं तो ये जो परिमेय संख्या है उस नियम पर बिल्कुल भी आधारित नहीं हो पाती है। और यहाँ पर दोस्तों जो क्रमविनिमय, सहचर और बंटन नियम है वो भी सभी गणितीय संक्रियाओं के लिए मान्य नहीं है। केवल और केवल दोस्तों योग और गुणन, योग कहने का मतलब जोड़ और गुणन मतलब गुणा, यानी जोड़ और गुणा के लिए क्या है, क्रम विनिमय, सहचर एवं बंटन नियम को संतुष्ट करती है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों घटाओ या फिर हम भाग ले लें तो घटाओ और भाग के लिए ये जो परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमय, सहचर एवं बंटन इन तीनों नियमों में से किसी भी नियम को संतुष्ट नहीं करेगी। तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के भी जैसा है, इसको आप लोग हमेशा रिमेंबर रखिएगा, भूलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगला नंबर में है दोस्तों 11 नंबर। तो 11 नंबर देखिएगा, आप लोग परिमेय संख्या को सांकेतिक रूप से सूचित करने हेतु किस अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग किसी भी परिमेय संख्या को सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर Q का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखाने का प्रयास किया है कि ताकि आप लोग क्या कर सकें, अगर इनका संकेत का अगर बात करें कि परिमेय संख्याओं को हम किस संकेत से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, तो आप लोग दोस्तों बताना कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग निरूपित करने हेतु Q का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं उसका भी वीडियो दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाकर डाल दिया है यूट्यूब पर, आप क्या कर सकते हो उसे ओपन कर देख सकते हो। बस इसके पहले वाला वीडियो मैंने वही बनाया था, ठीक है। अब अगला नंबर में है 12 नंबर में। 12 नंबर दोस्तों बोला गया आपसे, धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा शून्य से बड़ा होती है जबकि ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा शून्य से छोटा होती है। तो इसका मतलब लोग समझ रहे हैं, यानी धनात्मक परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि सारे के सारे जो परिमेय संख्याएं होंगी वो अपने धनात्मक रूप में आएंगी। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि धनात्मक संख्या तभी मिल सकती है जो संख्या शून्य से बड़ा होगा। बात को समझ रहे ना, धनात्मक संख्या तभी हो सकती है जब शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जो धनात्मक संख्या है वो शून्य तक क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। वैसे तो शून्य तो धनात्मक या ऋणात्मक है, उसका किसी के साथ दोस्ती नहीं है, ना धनात्मक के साथ ऋणात्मक के साथ, ठीक है। वो क्या है, पूर्णांक के रूप में है, परिमेय के रूप में है, ठीक है, शून्य आपका। तो यहाँ पर आपका धनात्मक परिमेय संख्या होने के लिए उसका जो मान होना चाहिए वो शून्य से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, धनात्मक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और इसी के अपोजिट अगर हम बात करें दोस्तों ऋणात्मक परिमेय संख्या का, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होना चाहिए दोस्तों, शून्य से छोटा होना चाहिए। अगर शून्य से छोटी कुल जितने भी आप संख्याएं देखेंगे वो सारे के सारे संख्याएं दोस्तों आपके किस रूप में जानी जाएंगी, आपके ऋणात्मक रूप में जानी जाएगी। और आपके बहुत सारे संख्या क्या होंगे, अपरिमेय को छोड़कर परिमेय संख्या ही कहलाएंगे। इसलिए ऋणात्मक वाली कुल जितने भी आपकी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। कब, जब उसे P बटा Q के रूप में निरूपित कर दे तब, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 रहे तब। अब इसका जो लास्ट है दोस्तों उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं 13 नंबर का। ये सारे गुणधर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको दोस्तों 11, 12, 9, 10 ये सब कोई भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी फाल्ट नहीं होगा। आप इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, नॉलेज अपने माइंड में रख सकते हैं रेशनल नंबर से संबंधित। तो लास्ट जो गुण है उसको दोस्तों उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला है परिमेय संख्या के अंश एवं हर के मान में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसको दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से देखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर एक परिमेय संख्या ले लिया 7/5, ठीक है, और 7/5 आप देख सकते हैं कि इसके परिमेय संख्या का अंश है 7 और हर है 5। जब दोस्तों हम परिमेय संख्या के अंश में क्या करते हैं, हम दोस्तों गुणा कर देते हैं 4 से, ठीक है, और फिर इसी परिमेय संख्या के हर में गुणा कर देते हैं किससे, 4 से। अब आप बोलिएगा 4 से क्यों, क्योंकि दोस्तों जब आप इसे कथन को देख रहे हैं तो ये कथन क्या कर रहा है आपसे कि परिमेय संख्या के अंश एवं हर के मान में समान संख्या से। तो दोस्तों ये जो आप गुणा कर रहे हैं ये दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, असमान नहीं। ये ना कि हम अंश से गुणा किए 4 से और हर से गुणा कर दिए हम 7 से, तो ऐसा नहीं, समान संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब दोस्तों हम इसको गुणा करते हैं तो जो मान मिलता है कैसा मिलेगा, 7 चौके 28 और 5 चौके 20। तो क्या बोला है, गुणा या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जरा देख लेते हैं कि इसके मान में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 28 से 20 है ना, तो जरा इसको कटा कर देखिए तो कर सकता है 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28,
4 सते 28 और 4 पचे 20 यानी 7/5। पहले कितना था 7/5, कटने के बाद कितना है 7/5। कहने का मतलब कि जो 28/20 है वो 7/5 के तुल्य है। इसीलिए अगर हम समान संख्या से परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा या फिर भाग करते हैं तो उस परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्या कीजिएगा भाग कर दीजिएगा, भाग यहाँ पर कर दीजिएगा तो भी क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या से संबंधित इन गुणधर्मों को अपने नोटबुक पर उतार सकते हैं। मैंने जो वीडियो डाला है उन सब वीडियो में दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स करा कर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप इन वीडियो में दिए गए कुल जितने भी दोस्तों मैंने आप लोग बताने का प्रयास किया है उन सबको दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप इन परिभाषाओं को अपने नोटबुक में उतार कर उसे अच्छी तरीके से पढ़कर अपनी तैयारी बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो मेरा परिमेय संख्या के गुणधर्म से संबंधित था। साथ ही दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना था कि परिमेय संख्या कितने प्रकार होते हैं, क्यों होते हैं और कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। इस प्रकार से आपके परिमेय संख्या से संबंधित बहुत सारे दोस्तों जो जानकारी है वो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से प्राप्त कर लिया है। अब बात रहा दोस्तों परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा हम कैसे निर्धारण करते हैं और साथ ही दोस्तों परिमेय संख्या के दोस्तों मूल्य प्रसार क्या होता है, इन सब के लिए दोस्तों मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, 9th क्लास का मैं मैथ बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं और 10th क्लास का भी, और उसमें दोस्तों जो भी आपके परिभाषा आएंगे, जो भी आपके दोस्तों संख्या आएंगे, उन सभी संख्याओं से संबंधित कुल जितने भी जानकारी होंगे मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको डिफिकल्ट ना हो सके। तो अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।